बीए पार्ट सेकेंड ईयर में सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों अजंता चित्रकला। अजंता चित्रकला, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि चित्रकला होती क्या है। चित्रकला का मतलब होता है कि जो भित्ति चित्र, एक तो दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं बच्चों वो भित्ति चित्र कहलाते हैं। दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। उसके अलावा अजंता चित्रकला में 4 प्रकार के चित्र बनाए गए थे। पहला प्रकार कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था। चित्रकला में सबसे पहले घटना स्थल पर जो चित्र बनाए जाते थे वो घटना वाले चित्रकला कहलाती थी। घटना के बाद हम देखते हैं कि जो व्यक्ति के ऊपर महात्मा बुद्ध के चित्र बनाए गए थे, व्यक्ति के चित्र बनाए गए थे, वो व्यक्ति के चित्र कहलाते हैं, वो दूसरा नंबर का था। और तीसरा नंबर की चित्रकला किसको कहते हैं, जिसमें अलंकृत चित्र बनाए, जिसमें कलर का प्रयोग होता था, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया जाता था, वो अलंकृत चित्र कहलाते थे। और प्रकृति के हाथी का, बंदर का चित्र बनाया जाता था, हाथी का, सिंह का, बाघ का, वृषभ का जो चित्र बनाए जाते थे वो प्रकृति के चित्र कहलाते थे। इस तरह से अजंता चित्रकला में चार प्रकार के चित्र बनते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि अजंता चित्रकला की विशेषता ऐतिहासिक, इसका इतिहास कैसा रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के अंदर, कौन सी घाटी है बच्चों, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के अंदर भीमबेटका नामक स्थान पर शैल चित्र बनाए गए थे, दीवारों के ऊपर चित्र बनाए गए थे। उसके बाद मौर्य काल में चित्र बनाए गए थे। उसके बाद गुप्त काल में चित्रकला का विकास हुआ था। कौन से काल में विकास हुआ था बच्चों, कौन से काल में हुआ था, गुप्त काल में चित्रकला का विकास हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि गुफाएं जो है, टोटल कितनी गुफाएं हैं। आज वर्तमान काल में टोटल इसकी 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं बच्चों, वर्तमान में नहीं है, फिर 29 गुफाएं थी, वर्तमान में केवल 6 ही गुफाएं बची हैं। 29 में तो 25 तो विहार बने हुए हैं और 4 जो है वो चैत्य बने हुए हैं। अब यहाँ जो जैन धर्म में कर्नाटक में जो मठ बनाए गए थे उनको बसदी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, बस्ती कहते थे। अब डिटेल से इसका अध्ययन करने के लिए आपको बोर्ड पर अध्ययन करना पड़ेगा। अब हम बोर्ड पर चलते हैं और आप सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर रहेगा कि जो है गुफा संख्या 1 और 2 में क्या था, गुफा संख्या 16 और 17 में क्या था, गुफा संख्या 9 और 10 में क्या क्या चित्र बने हुए हैं, कौन कौन से चित्र बने हुए हैं। गुफा संख्या 1 और 2 जो है वो कौन से काल की है, गुफा संख्या 16 और 17 गुफा संख्या ये जो है कौन से काल की है, गुफा संख्या 9 और 10 कौन से काल की है। इसकी शुरुआत हम करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अपना टॉपिक कौन सा शुरू हो रहा है, अजंता चित्रकला। अजंता चित्रकला अजंता चित्रकला यहाँ अजंता चित्रकला में देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3 और ये 4। पहले नंबर का जो है वो घटना स्थल पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो घटना स्थल चित्रकला कहलाती है। दूसरे नंबर का मैंने आपको बताया था व्यक्तियों के ऊपर जो चित्र बनाए गए वो व्यक्तिगत चित्रकला कहलाती है। और तीसरे नंबर का मैंने अभी आपको ये बताया था कि अलंकृत चित्र जो है, जो सजावट के चित्र बनाए जाते हैं वो अलंकृत चित्रकला कहलाती है। और चौथे नंबर पे मैंने अभी आपको बताया था प्रकृति के ऊपर जो चित्र बनाए गए थे वो प्रकृति चित्रकला कहलाती है। यहाँ घटना स्थल पे जो बनाए गए थे, महात्मा बुद्ध के घटना से संबंधित जो चित्र बनाए गए थे, व्यक्तियों से जो चित्र बनाए गए वो व्यक्तियों के, अलंकृत से, अलंकृत के प्रकृति से कितने हो गए, 4 हो गए बच्चों। कितने हैं यहाँ पे, 4, 1, 2, 3, 4। अजंता चित्रकला का प्रारंभ हम यहीं से करेंगे। महात्मा बुद्ध की घटना स्थल से संबंधित चित्र बनाए गए, व्यक्तियों से संबंधित चित्र बनाए गए, अलंकृत चित्र बनाए गए, प्रकृति चित्र बनाए गए थे। अब इनका सब इतिहास हम देखेंगे, इतिहास क्या रहेगा। तो इतिहास को देखने के लिए हमें यहाँ पे देखो अजंता चित्रकला का इतिहास। सबसे पहले एमपी, ये मध्य प्रदेश की कौन सी जगह है, भीमबेटका। मध्य प्रदेश में भीमबेटका कौन सी नदी के किनारे पर है, नर्मदा नदी के किनारे पर। मध्य प्रदेश में भीमबेटका जगह है, नर्मदा नदी के किनारे पर। शैल चित्र, सबसे प्राचीन काल में शैल चित्र का हमें यहाँ से उल्लेख मिलता है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं एक इतिहास को, दूसरा इतिहास आद्य ऐतिहासिक काल होता है और तीसरा सभी बच्चे जानते हैं ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब पत्थर ही पत्थर जो थे
जो औजारों का जो इतिहास, पत्थरों का जो इतिहास पढ़ते हैं, पत्थर के औजारों का इतिहास पढ़ते हैं, वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। दूसरे नंबर का जो हम देखते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जिसमें लिपि को पढ़ा नहीं गया था। पुष्टुपेदन लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता काल में। ऐतिहासिक काल में जो ऐसे ग्रंथ, जो साहित्य आ गया था, धर्मेंद्र साहित्य आ गया था, ब्राह्मण साहित्य आ गया था, जिनको पढ़ लिया गया था, वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल में दीवारों पर जो चित्र हमको प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे पर भीमबेटका नामक स्थान पर जो हमें जो चित्र प्राप्त होते हैं बच्चों, वही चित्रकला का शुरुआत यहीं से होता है। उसके बाद हम मौर्य वंश में चित्रकला को देखेंगे। मौर्य वंश में चित्रकला का विकास हुआ था और गुप्त काल के आते आते चित्रकला का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था। कैसे बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था बच्चों? तो यहाँ एमपी, पहला तथ्य एमपी हो गया, दूसरा मौर्य साम्राज्य हो गया और तीसरा गुप्त काल हो गया। अब हम देखेंगे कि चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया। 3 भागों में चित्रकला। अजंता की टोटल जो गुफाएं थी वो कितनी थी? 29। कितनी है गुफाओं की संख्या? 29 गुफाओं की संख्या है। अब इनमें से गुफा संख्या 1 और 2, पहला नंबर गुफा संख्या 1 और 2, दूसरा नंबर गुफा संख्या 9 और 10 और तीसरा नंबर गुफा संख्या 16 और 17। तो यहाँ देखो गुफा संख्या 1 और 2 का समय काल क्या रहेगा, गुफा संख्या 9 और 10 का समय काल क्या रहेगा, गुफा जो 9 और 10 का क्या समय रहेगा और 16 और 17 का समय क्या रहेगा। तो यहाँ गुफा संख्या 1 और 2 जो है वो 7वीं शताब्दी की कहलाती है। वो कौन सी कहलाती है बच्चों? 7वीं सदी की। गुफा संख्या 9 और 10 कौन सी शताब्दी की कहलाती है? गुफा संख्या 9 और 10 और गुफा संख्या 9 और 10 कहलाती है आपके प्रथम शताब्दी की। प्राचीन भारत के इतिहास में प्रथम शताब्दी की जो गुफाएं कहलाती है वो 9 और 10 कहलाती है। फिर गुफा संख्या 16 और 17 में हम आते हैं। प्रथम शताब्दी की गुफा कौन सी कहलाती है? 9 और 10। और 7वीं शताब्दी की कौन सी कहलाती है? 1 और 2। और तीसरे नंबर की गुफा संख्या 16 और 17। 16 और 17 का समय पीरियड क्या रहता है बच्चों? गुप्तकालीन गुफाएं कौन सी कहलाती हैं? 16 और 17 कहलाती है। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि गुफा संख्या 1 और 2 का अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, गुफा संख्या 1 और 2 7वीं सदी की कहलाती है, चालुक्य वंश की कहलाती है। 9 और 10 प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की कहलाती है और 16 और 17 जो कहलाती है वो गुप्त काल की कहलाती है। कौन से काल की कहलाती है? गुप्त काल की। तो यहाँ हम सब इन सब का हम डिटेल से वर्णन करेंगे। वर्तमान में कितनी गुफाएं हैं? केवल 6 ही गुफाएं हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 6 गुफाओं का हम 1 बाय 1 करके इनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुफा संख्या 16 की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो गुफा संख्या 16 की विशेषताओं को पढ़ने के लिए हमको ध्यान देना बोर्ड पे बच्चों। गुफा संख्या 16 के अंदर मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है? मरणासन राजकुमारी का। ये मरणासन राजकुमारी जो है, इसकी सेविकाएं इसके पास में बैठी हुई है और ये जो है बहुत दुख में विलीन है। किसमें? बहुत ज़्यादा इसको किसी कोई भारी जैसे दुख हो गया हो, इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं और ये जैसे इसकी जान निकल रही हो, इस तरह का दृश्य मरणासन राजकुमारी का दृश्य जो बनाया गया था वो गुफा कौन सी गुफा में बनाया गया बच्चों? वो गुफा संख्या 16 में बनाया गया। कौन सी गुफा में बनाया गया? गुफा संख्या 16 में बनाया गया है। तो ये देखो यहाँ पे गुफा संख्या ये 16। गुफा संख्या 16 की विशेषता क्या है? मरणासन राजकुमारी का चित्र। किसका? मरणासन राजकुमारी का चित्र, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म के समय जो वो 7 पैर चले थे उसका चित्र बनाया गया। कमल का फूल उनके प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। और गुफा संख्या 16 के अंदर अगर हम बात करें तो महाभिनिशी कर्मण, महात्मा बुद्ध की महाभिनिशी कर्मण की कर्मण। अब बच्चों यहाँ पर आप पूछोगे सर ये महाभिनिशी कर्मण क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि महाभिनिशी कर्मण का मतलब होता है महात्मा बुद्ध जब 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए थे और घर छोड़कर जाने की घटना, वो घोड़े पे सवार हो गए और उन्होंने पहले 4 दृश्य देखे थे।
है ना सन्यासी का देखा था, उसका मृत व्यक्ति का भी देखा, सन्यासी का भी देखा, जीर्ण जीर्ण अवस्था में रोगी का चित्र भी देखा था, भिक्षा मांगते हुए भी देखा था। ऐसे 4 दृश्यों को देख के और वो महात्मा बुद्ध को सांसारिक जगत को छोड़ के और यहाँ से वो चले गए थे, घोड़े पे सवार हो गए और वो ज्ञान की प्राप्ति में, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए थे। इसी घटना को महाविनिशीकरण कहते हैं। जो घोड़े पे सवार हो गए और जो घटना जो निकलता हुआ जो दृश्य दिखाया गया था वो इसी में दिखाया गया था, महाविनिशीकरण में। तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 दृश्य कहाँ से मिले थे? गुफा संख्या 16 से हमें प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 16 से हमें महात्मा बुद्ध की पाठशाला भी मिलती है। हमें किसकी पाठशाला मिलती है? महात्मा बुद्ध की पाठशाला का चित्र भी बनाया गया है। अब हम गुफा संख्या 17 की बात करेंगे बच्चों। गुफा संख्या 17, यहाँ देखिए गुफा संख्या 17 का मतलब होता है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध जो थे, गुफा संख्या 17 के अंदर इसको चित्रशाला भी कहा जाता है, चित्रशाला। गुफा संख्या 17 में अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। महाविनिशीकरण का चित्र भी है, महाविनिशीकरण का चित्र है इसमें। महामाया, महात्मा बुद्ध की माँ का नाम महामाया थी, माया का स्वप्न देखते हुए चित्र भी बनाया गया है। यहाँ पे हाथियों के और सिंह के चित्र भी बनाए गए हैं। इसको विचित्र चित्रशाला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी एक प्रकार के नहीं, यहाँ जातक कहानियों के चित्र भी बनाए गए हैं। जातक का मतलब होता है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के चित्र भी बनाए गए। सब अलग अलग चित्रों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इसलिए इसको गुफा संख्या 17 को विचित्र चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। कौन सी चित्रशाला के नाम से जाना जाता है बच्चों? विचित्र चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ गुफा संख्या 17 में आकाश में विचरण करते हुए एक राजा का चित्र भी बना हुआ है। एक राजा जो है, राजा आकाश में विचरण कर रहा है और अप्सराओं के साथ ये विचरण करते हुए चित्र बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया बच्चों? ये गुफा संख्या 17 में बनाया गया। अब ध्यान दो इधर, गुफा संख्या 17 के बाद में हम बात करेंगे गुफा संख्या 9 का इतिहास देखेंगे। गुफा संख्या 9 में कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं? गुफा संख्या 9 के अंदर ये सबसे प्राचीन गुफा कहलाती है। गुफा संख्या 9 कौन सी है? गुफा संख्या 9 सबसे प्राचीन गुफा कौन सी कहलाती है? गुफा संख्या 9 कहलाती है बच्चों। गुफा संख्या 9 की विशेषता क्या है? गुफा संख्या 9 की विशेषता है कि इसमें एक राजा जो है वो एक पुरुष के वेश में है। पहला चित्र एक राजा का चित्र बनाया गया। दूसरा नंबर का मैं आपको बता दूं, दूसरा चित्र किसका बनाया गया? गुफा संख्या 9 में दूसरा चित्र बनाया गया है। एक जो है एक राजा है और वो जुलूस निकाल रहा है और वहाँ जैसे उधर एक सामने से एक हाथी आ रहा है और वो सूंड से उस राजा का स्वागत कर रहा है। जिस तरह से बाहुबली का जो उसमें जो बाहुबली होता है और उस तरह वो जब मंदिर में या कहीं ऐसे जा रहा है और जो सूंड से हाथी जो है उसका स्वागत करता है, इस तरह का जो दृश्य होता है वो गुफा संख्या 9 में होता है। ये सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? गुफा संख्या 9 है। उसके अलावा एक पुरुष है जिसके कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ पहनी हुई है, उसके हाथों में और उसके सब जगह गले के अंदर मोतियों का हार है, उसके सिर के ऊपर एक पगड़ी सी बंधी हुई है। तो ये 3 विशेषता किसकी है? गुफा संख्या 9 की है बच्चों। ध्यान दो, पहले केवल एक सिंपल पुरुष है जिसको राजा के वेश में दिखाया गया। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि एक राजा जो था वो जुलूस निकाल रहा था और जुलूस में हाथी जो था वो स्वागत कर रहा था उसका, दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता मैंने अभी एक पुरुष जो है वो माथे पे पगड़ी बांधे हुए था, बड़ी बड़ी कानों की बालियाँ थी। गुफा संख्या 9 की कितनी विशेषता हो गई बच्चों? 3 विशेषता हो गई। हमने यहाँ गुफा संख्या 16 देख लिया, गुफा संख्या 17 देख लिया, गुफा संख्या 9 की विशेषता भी हमने देख ली। अब हम गुफा संख्या 9 के बाद हम देखेंगे गुफा संख्या 10 की बात करेंगे। तो गुफा संख्या 10 में जो है हाथियों के अलग अलग चित्र बनाए गए हैं। किसके? हाथियों के। इसको थोड़ा सा एक बार साफ कर देते हैं। गुफा संख्या 9 को देखने के बाद गुफा संख्या 2 की बात करेंगे कि गुफा संख्या 2 में 2 विशेषताएं जो है वो प्रमुख रूप से हैं।
पहली विशेषता कौन सी है और दूसरी विशेषता कौन सी है। तो गुफा संख्या 10, पहले हम गुफा संख्या 10 की बात करेंगे। गुफा संख्या 10, ये है गुफा संख्या 10, ठीक है। गुफा संख्या 10 की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं? पहली विशेषता, इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली कौन सी विशेषता है, दूसरी कौन सी विशेषता? पहला है कि हाथियों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से हाथियों के चित्र बने हुए हैं। किसके चित्र बने हुए हैं बच्चों? हाथियों के चित्र बने हुए हैं इसमें। फिर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे। दूसरे इसकी विशेषता ये है कि यहाँ जो गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 10, ये रहा बच्चों 10 आपको दिख रहा है। गांधार शैली और मथुरा शैली की मैंने आपको पहले भी बताया था कि गांधार शैली किसको कहता है, मथुरा शैली किसको कहता है। गांधार शैली का मतलब होता है बच्चों भारत के उत्तर पश्चिम में जो शैली का विकास हुआ था वो गांधार शैली थी, और भारत के यूपी के अंदर जिस शैली का विकास हुआ था, भारत के यूपी के मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ था वो मथुरा शैली थी। गांधार शैली के चित्र कैसे बनाए जाते थे? गांधार शैली के चित्र अलंकृत होते थे, उनमें मांसपेशियों को दिखाया जाता था, महात्मा बुद्ध के घुंघराले बालों को दिखाया जाता था, उसमें तड़क भड़क होती थी। गांधार शैली के चित्र पेशावर के अंदर बनाया गया था। कनिष्क के समय महात्मा बुद्ध का चित्र बनाया गया था। महात्मा बुद्ध के जो चित्र बनाए गए थे उसमें पद्मासन अवस्था में चित्र बनाए गए थे। उसको जो अभय मुद्रा में हाथ को ऊपर उठाते हुए चित्र बनाया गया था वो गांधार शैली थी। और मथुरा शैली में बिल्कुल सादा चित्र बनाते थे, सिंपल थे, दिखने में बहुत अच्छे चित्र लगते थे। तो मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी और गांधार शैली में भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। गांधार शैली जो थी वो रोम, ईरान, इराक और वहाँ की जो विदेशी शैली थी उससे ज़्यादा प्रभावित थी, और मूल रूप से मथुरा शैली जो थी वो मूल भारतीय शैली थी। इसमें विदेशी शैली का अंश बहुत नहीं के बराबर दिखाई देता है। गांधार शैली को विदेशी शैली भी कहा जाता है और मथुरा शैली को भारतीय शैली कहा जाता है। इन दोनों की विशेषता ये है कि दोनों में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया था। तो गांधार शैली में जो तड़क भड़क मूर्तियाँ, अलंकृत और प्रभा मंडल जो था, पीछे गोल मंडल जो होता है वो भी अलंकृत था। और गांधार शैली की मूर्तियाँ कहाँ बनाई थी? गुफा संख्या 10 में बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे गुफा संख्या 1 और 2 की, जो प्रथम शताब्दी की है। गुफा संख्या 1 की क्या विशेषता है और गुफा संख्या 2 की क्या विशेषता है? तो गुफा संख्या 1 और 2 ये चालुक्य नरेश, चालुक्य शासनकाल में ये जो चित्र जो थे वो चालुक्य काल में इनका विकास हो रहा था। यहाँ राजा पुलकेशिन के दरबार में एक राजदूत आया था और वो ईरानी टोपी, जामा पजामा पहना हुआ था और राजदूत की दाढ़ी ईरानी ढंग की थी। तो पहली विशेषता ये हो गई बच्चों। दूसरी, बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का सुंदर चित्र बनाया गया। दूसरी विशेषता यह, दाहिने हाथ में नील कमल है, आँखों में सुख है, दुख का भाव है, गले में मोतियों की माला है, इसके बगल में एक नारी का चित्र बना हुआ है जिसे ब्लैक राजकुमारी भी कहते हैं। तो दो विशेषताओं को, पहली विशेषता मैंने क्या बताई बच्चों? गुफा संख्या 1 सबसे प्रथम शताब्दी ईस्वी की ये गुफा कहलाती है। पहली जो चालुक्य राजकुमार, कौन सा राजकुमार है? चालुक्य राजकुमार। इस राजकुमार का नाम क्या है? इस राजकुमार का नाम पुलकेशिन सेकंड है। इसके दरबार में एक राजदूत आता है और ये राजदूत की जो वेशभूषा होती है वो पूरी ईरानी शैली की होती है। इसकी टोपी जो होती है वो ईरानी शैली की होती है। इसके जो जूते वगैरह वो ईरानी शैली के होते हैं। ये एक पजामा पहना हुआ था और सूती वस्त्र पहना हुआ था। पहली विशेषता ये थी। दूसरी, एक पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र बनाया गया। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र बनाया गया था। ये इसके एक हाथ में नील कमल फूल है और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर जो है एक हाथ में नील कमल के फूल है। इसके जो मोतियों की माला पहनी हुई है, सुख दुख का इसमें भाव दिया गया है कि किस तरह से ये जो है अपने आप में सुखी है, किस तरह से अपने आप में दुखी है, इन चीज़ों को दर्शाया गया था। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की हमने कितनी विशेषता पढ़ी बच्चों? 2 विशेषताएं पढ़ी थी। तीसरी, महात्मा बुद्ध की एक 12 फुट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई, ये इसकी तीसरी विशेषता थी। प्रेमी और प्रेमिका का चित्र बना हुआ है, चौथी विशेषता है। दुबली पतली नारी का चित्र बनाया गया, 5वीं विशेषता है। और नागराज की सभा हो रही है और उसमें नृत्य
हो रहे हैं, ये छठी विशेषता है। 2 के बाद 4 विशेषताएं और है इसकी। एक तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई है बड़ी 12 फीट ऊंची, तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है प्रेमी प्रेमिकाओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे। प्रथम शताब्दी में जो ये सबसे प्राचीन गुफा कहलाती है, 1 नंबर। और इसके अलावा यहाँ नागराज की एक सभा हो रही है, नृत्य करते हुए इनको दर्शाया गया। ये सब किसकी विशेषता है? गुफा संख्या 1 की विशेषता है बच्चों। अब हम गुफा संख्या 2 की कौन कौन सी विशेषता है, गुफा संख्या 2 की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो गुफा संख्या 2 में राजप्रसाद का महात्मा बुद्ध की माता जो महामाया का शयन कक्ष बनाया गया है। सिद्धार्थ के जन्म की कहानी है, झूलती हुई राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। इसमें 4 विशेषताएं हैं। एक तो महात्मा बुद्ध की माँ महामाया, सिद्धार्थ का जन्म और झूलती हुई राजकुमारी और महलों के चित्र। तो अगर हम गुफा संख्या 2 की बात करें बच्चों, गुफा संख्या कौन सी? 2। तो गुफा संख्या 2 की विशेषता क्या रहती है इसमें? गुफा संख्या 2 में एक तो महल का चित्र बनाया गया जिसको हम इतिहास में क्या कहते हैं? राज प्रासाद कहा जाता है, राजप्रसाद के चित्र बनाए गए। दूसरा नंबर जो महात्मा बुद्ध की माँ जो थी महामाया का जो शयन कक्ष है उसका चित्र बनाया गया। तीसरा नंबर झूलती हुई राजकुमारियों का चित्र बनाया गया, राजकुमारियों के चित्र बनाए गए थे। और इस तरह ये अजंता चित्रकला में एक और इसकी सिद्धार्थ के जन्म का चित्र बनाया गया। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 4 विशेषताएं हो गई। अजंता चित्रकला का जो है बच्चों एक बार वापस ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये 4 चीज़ें बताई थी। पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, चौथी कौन सी थी? पहले नंबर का घटना, जहाँ घटना स्थल पर महात्मा बुद्ध के जो भी घटनाएं थी, जैसे उपदेश देते हुए धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश दिया था उसने 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने, वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। उपदेश देते हुए घटना चित्र धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित चित्र बनाए गए थे अजंता में। दूसरा नंबर महाभिनिशीकरण की घटना, महात्मा बुद्ध घोड़े पे, उनके घोड़े का नाम क्या था? कांथक नाम था। महात्मा बुद्ध के 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ के घोड़े पे सवार होकर जाने वाली घटना महाभिनिशीकरण घटना कहलाती है। फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, धम्म बुद्ध धम्म संघ, और तीन तो उन्होंने त्रियतन दिए, बुद्ध धम्म संघ 3 दिए थे। 4 आर्य सत्य दिए, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल दिया था। उन्होंने कहा कि मानव प्राणी अपने जीवन काल में ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष मरने के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जैन धर्म कहता है कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। और जैन धर्म में महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था। महात्मा बुद्ध को तपस्या 6 साल के अंदर ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। महावीर स्वामी को 6 का उल्टा 12 कर लो, 12 साल की उम्र में महावीर स्वामी को तपस्या करने पर उनको जो है इंद्रियों पर वो जिन कहलाए थे जीत के। और महात्मा बुद्ध बोधि वृक्ष होने पर बोध हो गया था, गया के अंदर बोधि वृक्ष है। तो ये महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई थी। महाराष्ट्र के अजंता में ये चित्रकला बनाई गई थी। और एक होती है आपके बाग में भी जो है, मध्य प्रदेश के बाग में भी चित्र बनाए गए थे। तो यहाँ पहला घटना स्थल का घटना बताया था मैंने आपको। दूसरा व्यक्ति तो महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध के जो शिष्य जो थे, महावीर स्वामी के शिष्य को गणधर कहते थे। महात्मा बुद्ध के भी शिष्य थे, भिक्षु और भिक्षुओं के लिए मठ बनाए गए थे। जैन धर्म में मठों को बसदी कहते थे। बसदी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। फिर हम देखते हैं कि अलंकृत चित्र बनाए गए थे। और अलंकृत चित्र के बाद फिर हम देखते हैं कि प्रकृति के हाथियों का, बांदरों का चित्र और सिंह का चित्र भी बनाया गया था। फिर हम देखते हैं कि अजंता चित्रकला के ऐतिहासिक स्थिति को देखा जाए तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के भीमबेटका नामक स्थान पर सबसे पहले शैल चित्रों का निर्माण किया गया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं बच्चों तो उसके बाद हम देखते हैं तो मौर्य काल के अंदर चित्र बनाए गए थे। मौर्य काल के बाद देखते हैं तो गुप्त काल में चित्र बनाए गए थे। किसमें चित्र बनाए गए थे बच्चों? गुप्त काल में चित्र बनाए गए थे। बाद में गुफाएं कितनी थी? 29 गुफाएं थी। पहली गुफा पहली और दूसरी प्रथम शताब्दी की थी। 9वीं और 10वीं जो थी, 9वीं और 10वीं गुफा, और एक आपके 16 और 17 जो गुप्तकालीन गुफा थी। और 9वीं और 10वीं गुफा कौन से काल की थी रे बच्चों? 9वीं और 10वीं गुफा बताओ कौन से काल की थी? 9वीं और 10वीं गुफा थी आपके प्रथम शताब्दी की गुफाएं कहलाती। कौन सी? प्रथम शताब्दी की गुफाएं कहलाती। 1 और 2 जो गुफा है ना बच्चों, 1 और 2 वो 7वीं सदी की गुफा कहलाती है।
9वीं और 10वीं प्रथम शताब्दी की गुफा कहलाती है। फिर मैंने आपको गुफा संख्या 16 के अंदर मराठन राजकुमारी का चित्र सब जगह फेमस बनाया जाता है, जो विरह में डूब रही है और आंखों में आंसू आ रहे हैं। सेविकाएं उसके पास में बैठी हुई है, उसके माता पिता बोल रहे हैं क्या हो गया बच्ची तेरे को, इस तरह का वो उसकी जान निकल रही थी, ऐसा चित्र उसने बनाया था। उसको मराठन राजकुमारी का चित्र कहते हैं। गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 16 के बाद गुफा संख्या 16 में महाभिनिशीकरण की घटना का चित्र बनाया गया था। गुफा संख्या 17 को विचित्र चित्रशाला कहते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए थे। गुफा संख्या 17 के बाद आप देखते हैं गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 9 में चित्र बनाए गए थे, गुफा संख्या 10 में हाथियों का और गांधार शैली के चित्र बने हुए थे। गुफा संख्या 9 के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक साधारण पुरुष था, बड़ी बड़ी मोतियों की माला थी, कानों में बालियाँ थी, माथे पे पगड़ी थी, इस तरह का चित्र बनाया गया था 10 में ये। और गुफा संख्या 1 और 2 में कौन कौन से चित्र बनाए गए थे? 1 में अभी मैंने आपको बताया था चालुक्य का दरबार था, वहाँ एक ईरान से एक राजदूत आया था, उसके जूते भी ईरानी थे, उसकी पगड़ी भी ईरानी थी, उसका सूती वस्त्र भी ईरानी थे, सब ईरानी ढंग की शैली से बने हुए थे। और उसके बाद में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का भी आपने देखा था, सुख और दुख का भाव होता इस तरह से। और गुफा संख्या 2 में हमने देखा था कि माँ माया का शयन कक्ष बना हुआ है, झूले से झूलती हुई रानियों के चित्र बने हुए हैं और महलों के चित्र बने हुए हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है और कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।